नमस्कार। देखिए, हम पढ़ रहे थे शब्द युग्म। कल हमने देखा था शब्द युग्म युग्म में हमने आधे शब्द देख लिए थे। उसके बाद में शब्द युग्म शब्दों का जोड़ा, यानी कि शब्द दिखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मात्रा में, स्वर में या व्यंजन में उनमें भिन्नता होती है, जिसके कारण उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो यही शब्द युग्म आज हम देख रहे हैं। देखिए, शब्द युग्म में सबसे पहले हमारे पास में है पता और पत्ता। मतलब ये शब्द दिखने में, शब्द युग्म क्या मतलब, दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें परिवर्तन होता है, जैसे कि स्वर की वजह से हो सकता है, मात्रा का हो सकता है, या फिर व्यंजन का हो सकता है। इस कारण से इनमें इनका जो अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, हमारे पास में है पता और पत्ता। यहाँ पर पता और पत्ता में सिर्फ बीच में किसका डिफरेंस है? बीच में पत्ता यानी कि त और आया हुआ है, त की आवृत्ति व्यंजन है, इसमें नहीं है। पता तो अर्थ में परिवर्तन होके देखिए, पता और पत्ता। पता का मतलब क्या होता है? ठिकाना। परिवर्तन हुआ, ठिकाना अर्थ इसका। पता किसका? ठिकाना, जहां पर हमारा एड्रेस जिसको हम बोलते हैं। यहीं पे पत्ता किसके लिए आता है? पत्ता शब्द या तो पत्र या पेड़ का जो पत्ता होता है उसको भी क्या बोलते हैं? हम पत्ता ही बोलते हैं। तो पत्र। इसी तरह से पीक और पीक, सिर्फ मात्रा का अंतर है इन दोनों में। देखिए, पीक छोटी ई की मात्रा है और पीक बड़ी की मात्रा है। इसी मात्रा की वजह से इनमें क्या हो गया? अर्थ में परिवर्तन हो गया। पिक का मतलब होता है कोयल। क्या होता है? पिक यानी कि कोयल। पीक बड़ी ई की मात्रा होते ही अर्थ परिवर्तित होके क्या हो गया? थूक। थूक। तो अर्थ में परिवर्तन हुआ सिर्फ इतना सा, एक मात्रा की वजह से। किसकी वजह से? मात्रा की वजह से अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो गया। इसी तरह के अन्य शब्द है तरनी और तरणी। तरणी यहां भी मात्रा का ही है, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, सिर्फ यही इनमें भिन्नता है। तरणी का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। और तरणी यानी कि नाव, नाव को बोलते हैं। इसी तरह से डामर और डाबर। डामर और डाबर। डामर किसको बोला जाता है? जो रोड वगैरह बनते हैं तब काम में आता है, तारकोल, उसको बोलते हैं डामर। और डाबर गड्ढा। गड्ढा जो होता है उसको बोला जाता है, गड्ढा होता है उसको बोला जाता है डाबर। तो अर्थ में तरणी मतलब सूर्य और तरणी यानी कि नाव। इसी तरह से यहां भी अर्थ में परिवर्तन हो गया, डाबर और डामर। डामर और डाबर। डामर का मतलब होता है तारकोल और डाबर गड्ढा या गंदा जो होता है उसके लिए बोला जाता है। इसी तरह से कर्ण करण। कर्ण करण, प्रहार प्रहर। कर्ण और करण। कर्ण का मतलब क्या होता है? कान। कर्ण का मतलब हो गया कान। करण, करण साधन। करण मतलब साधन। अर्थ में परिवर्तन हुआ, ये र ऊपर नहीं जाके यहां पर हमने लिख दिया, जिसमें इसमें अर्थ में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से प्रहार और पहर। आ का डिफरेंस है, आ लगा हुआ है और यहां पर नहीं है। प्रहार यानी कि चोट। प्रहार का मतलब क्या होता है? चोट। यहीं पे प्रहर का मतलब होता है पहर, यानी कि 3 घंटे का एक पहर होता है, उसको बोलते हैं 24 घंटे के 8 पहर, यानी कि समय में लिया जाता है इसका। इसी तरह से अहम अहम, इनमें क्या अंतर है? अहम सिर्फ नीचे हलंत का, इसमें हलंत नहीं है। और अगर हम कहीं पे लिखते हैं और हलंत लगाना भूल गए तो उसका मतलब है कि अर्थ का अनर्थ हो गया। अहम, अहम किसको बोलते हैं? घमंड। क्या हो गया?
घमंड, घमंड अहम यानी कि घमंड। और यहां अहम महत्वपूर्ण कोई कार्य होता है उसको बोला जाता है अहम, महत्वपूर्ण। इसी तरह से डांट और डोट। डोट का मतलब क्या होता है? डोट लगाना, बिंदु लगाना, नामांकित करते हैं हम, वो होता है डोट, बिंदु। इसी तरह से डांट, ऊपर हमने चंद्र बिंदु ये नहीं लगाया, अर्धवृत्त चंद्र बिंदु। डांट का मतलब होता है फटकारना, फटकार, डांट फटकार। इसी तरह से चित और चित्त, चित्त और चित्त। चित्त का मतलब तो होता है ध्यान, मन लगाना, ध्यान लगाना, उसको बोला जाता है चित्त। और ये जो चित्त होता है यानी कि चित्त, पीठ के बल बैठना, पीठ के बल, वो होता है चित्त। यहां भी हलंत का ही डिफरेंस है। इसी तरह से जगत और जगत। जगत का मतलब क्या होता है? जगत संसार, जगत यानी कि संसार। जगत अगर हम हलंत लगाना भूल गए तो यहां पर अर्थ में परिवर्तन होके क्या हो जाएगा? जगत यानी कि कुएं का चबूतरा। जगत का मतलब होता है कुएं का चबूतरा, कुएं का चबूतरा, उसको बोला जाता है जगत। और जगत हलंत लगाते ही जगत यानी कि संसार अर्थ में परिवर्तन। इसी तरह से चित्त यानी कि ध्यान और चित्त पीठ के बल। व्यंग और व्यंग। देखिए व्यंग, व्यंग, व्यंग क्या होता है? विकलांग को बोला जाता है, विकलांग जो होता है उसके लिए बोला जाता है। और यहां व्यंग्य यानी कि तीखा प्रहार जो किया जाता है, यानी कि शब्द भेद यानी कि शब्द बाण जो कि गलत ये निकालते हैं, उसको बोला जाता है व्यंग्य। तो तीखा प्रहार, तीखा प्रहार या शब्द भेद भी बोल सकते हैं। शब्दों के माध्यम से जो भेद वो किया जाता है उसको बोला जाता है व्यंग्य। विद्या और विधा। विद्या शिक्षा, शिक्षा ज्ञान ये सब क्या है? विद्या। और विधा लिखते ही विधा डंग, यानी कि हम हिंदी में जैसे कि लिखते हैं ना गद्य पद्य व्याकरण, अलग अलग विधा होती है, तो अलग अलग ढंग के काव्य। आरती, आरती, यहां भी मात्रा का ही अंतर है। आरती यानी कि विराम, रुकना, उसके लिए क्या बोला जाता है? आरती। और आरती जो हम पूजा, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, दीपक से पूजा करते हैं, पूजा करना, संध्या के समय या जब भी हम आरती करते हैं तो उसको बोला जाता है आरती। यानी दीपक जलाना भी हो सकता है, दीपक से पूजा करना, इस तरह से आरती के लिए बोला जाता है। यहां पे ऋतु नहीं है, रित है। रित और ऋतुएं। रित का मतलब होता है सत्य, सत्य या सच के लिए आता है रित शब्द। और ऋतुएं जो शब्द होता है, ऋतुएं यानी कि कौन, ये ऋतुएं जो परिवर्तित होती रहती है, जैसे सर्दी गर्मी बरसात जो होती है, सर्दी गर्मी आदि ऋतुएं जो होती है, आदि जो ऋतुएं होती है उसके लिए आता है। और ऋत शब्द आता है सत्य के लिए। क्रम और कर्म। क्रम का मतलब होता है सिलसिला, सिलसिला।
जो होता है कर्म का मतलब काम, क्या होता है? कर्म यानी कि काम, और क्रम मतलब सिलसिला। आरती और आरती और आरती में भी यही है। आरती का मतलब होता है विराम, रुकना, और आरती दीपक से पूजा करना, दीपक से पूजा, दीपक जलाकर पूजा करना, वो होता है आरती। रित का अर्थ होता है, रित और ऋतुए में क्या अंतर हो गया? रित का मतलब तो हो गया सत्य, और ऋतुए का मतलब हो गया सर्दी गर्मी आदि जो भी ऋतुए हैं। क्रम और कर्म, क्रम और कर्म, क्रम अगर हमने इस तरह से लिख दिया तो उसका अर्थ हो के सिलसिला हो गया, और क्रम का मतलब, कर्म का मतलब होता है काम, यानी कि थोड़े से परिवर्तन के कारण अर्थ में परिवर्तन हो गया। अनावृत और अनावर्त और अनावृत, आवृत और अनावृत विलोम है, तो आवृत यानी कि ढका हुआ, और अनावृत यानी कि न ढका हुआ, न ढका हुआ। आवर्त यानी कि बार बार दोहराना, दोहराया हुआ, और अनावृत का मतलब क्या हो गया? न दोहराया हुआ, दोहराया हुआ। इसी तरह से अदय और आद्य, अदय का मतलब होता है अदय यानी कि आज, अदय और आध्य, आध्य आका, ये अगर हलंत लगा दिया तो द आधा बन गया, और ध्य, द और ये से मिलकर के ध्य बन गया, तो थोड़ा सा अंतर है, इसी कारण इसमें भी अर्थ में परिवर्तन। अदय का मतलब तो हो गया आज, और आध्य यानी कि पहले, पहले। इसी तरह से परिमाण और परिणाम, लिखने में अगर थोड़ी सी गलती हो गई, परिणाम को परिणाम लिख दिया या परिणाम को परिमाण लिख दिया, तो अर्थ में परिवर्तन हो गया। परिमाण किसके लिए आता है? परिमाण तो बोला जाता है मात्रा या तोल जो होती है उसके लिए, मात्रा या तोल, उसके लिए हम लिखेंगे परिमाण। परिणाम किसके लिए आता है? नतीजा, जो रिजल्ट वगैरह आते हैं, उस जब आता है रिजल्ट तो हम क्या बोलते हैं? परिणाम आ गया, यानी कि नतीजा आ गया। लेकिन लिखने में अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो अर्थ में परिवर्तन हो गया। परिचालक और परिचारक, परिचालक और चारक, सिर्फ यही डिफरेंस है, ल और र। यहां पर ल व्यंजन है और यहां पर र व्यंजन है। परिचालक किसको बोला जाता है? बस का या गाड़ी का जो कंडक्टर होता है उसको बोला जाता है परिचालक। उसके लिए आएगा परिचालक। परिचारक अगर हमने कर दिया तो फिर अर्थ होके क्या हो गया? सेवक। किसकी वजह से परिवर्तन हुआ? ल व्यंजन, यहां पे र व्यंजन। समान, सम्मान, सामान, एक जैसे ही शब्द, थोड़ा सा अंतर है जिसके कारण इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। समान यानी कि बराबर, क्या होता है? बराबर। सम्मान, आदर सत्कार जो करते हैं, आदर, उसके लिए क्या बोला जाता है? सम्मान। सामान होते ही क्या बोल देंगे? क्या अर्थ हो जाएगा? सामान यानी कि सामग्री के लिए आता है सामान, सामग्री। इसी तरह से सजा और सज्जा, यहां पे ज व्यंजन है और यहां बीच में ज व्यंजन लिखना हम भूल गए, बस इसी वजह से परिवर्तन हो गया। सजा तो दंड, सजा किसके लिए आती है? आता है दंड। सजा का अर्थ तो क्या हो गया? दंड।
और सज्जा, सज्जा किसके लिए आएगी? सजा, दंड, सज्जा, सजावट। साज सज्जा जो की जाती है उसके लिए, सजावट के लिए तो आएगी सज्जा, और सजा के मतलब दंड। इसी तरह से समान, बराबर, सम्मान, आदर, सामान यानी कि सामग्री। संदिग्ध, संदग्ध, संदग्ध और संदिग्ध। संदिग्ध यानी कि संदेहपूर्ण कोई चीज होती है उसके लिए बोला जाता है संदिग्ध, यानी कि संदेहपूर्ण, संदेहपूर्ण। संदग्ध, जला हुआ, संदग्ध यानी कि जला हुआ, जला हुआ। परिवर्तन किस कारण से? ई की मात्रा, ई की मात्रा लगाना भूल गए, इसी कारण से अर्थ में परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन। देखिए संदिग्ध, संदेहपूर्ण अगर कोई चीज होती है उसके लिए संदिग्ध बोला जाता है। संदिग्ध होते ही क्या हो गया? अर्थ परिवर्तित होके जला हुआ। इसीलिए इसी प्रकार से स्वजन और स्वजन, स्वजन और स्वजन अगर हमने इस तरह से लिख दिया, या इस तरह से, इसे लिखने की जगह इस तरह से लिख दिया स्वजन, तो अर्थ में परिवर्तन। स्वजन के मतलब तो क्या होता है? अपने, अपना, अपने घर वाले, परिवार वाले होते हैं उसके लिए बोला जाता है स्वजन। लेकिन स्वजन होते ही अर्थ में, अर्थ क्या हो निकल गया? कुत्ता। तो लिखने की वजह से कितना अर्थ का अनर्थ। इसी तरह से प्रथा और प्रथा, मात्राकार इनका ज्ञान नहीं था तो इस तरह से लगा दिया। तप्त को तृप्त बना दिया या तृप्त को तप्त बना दिया, तो अर्थ में बिल्कुल परिवर्तित अर्थ हो गया। प्रथा किसको बोला जाता है? प्रथा, कुंती किसके लिए आता है? प्रथा कुंती के लिए। प्रथा कुंती, और ये इस तरह से प्रथा लिखते ही रीति रिवाज जो है वो वाली प्रथा। तप्त और तृप्त, तप्त यानी कि गर्म, बिल्कुल तपा हुआ जो होता है उसके बोला जाता है तप्त, और तृप्त करते ही हो गया अर्थ संतुष्ट, संतुष्ट। तो इतनी सी गलती की वजह से हम सोचते हैं, कभी लिखते हैं हिंदी में, जब भी हम लिखते हैं तो सोचते हैं छोटी सी गलती है, लेकिन छोटी सी गलती वो नहीं होती है। उस गलती की वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, तरंग तुरंग। तरंग और तुरंग, सिर्फ किसका डिफरेंस है? ऊ की मात्रा लगाना भूल गए, तो ऊ की मात्रा भूलते ही तरंग अर्थ में परिवर्तन देखने को मिला। तरंग का मतलब तो क्या हो गया यहाँ पे? लहर। और तुरंग किसको बोला जाता है? घोड़ा। तुरंग किसके लिए आता है? घोड़ा। तरी और तरी, तरी यानी कि तरी किसके लिए आता है? तरी का मतलब होता है नाव। तरी का मतलब क्या होता है? नाव। तरी, नाव। और इस तरह से तरी लिखते ही ठंडक, क्या हो गया? ठंडक। तो ठंडा या ठंडक के लिए होता है ठंडा, तो तरी का मतलब तो हो गया ठंडा, और तरी का मतलब होता है नाव। कुलाल और कलाल, कुलाल किसको बोला जाता है? कुलाल तो होता है कुम्हार,
किसके लिए आता है कुलाल? कुम्हार के लिए आता है कुलाल। लेकिन ऊ की मात्रा लगाना भूल गए हैं तो कलाल लिख दिया। यहां कलाल लिखते ही अर्थ में परिवर्तन क्या हुआ? अर्थ बदल गया और अर्थ क्या बन गया? कलाल, यानी कि शराब विक्रेता जो होता है उसको बोला जाता है कलाल, शराब विक्रेता। इसी तरह से काष्ठ और काष्ठा। काष्ठ लकड़ी, काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। काष्ठा, काष्ठा का अर्थ काष्ठा लिखते ही हो गया दिशा या सीमा जो होती है उसके लिए बोला जाता है काष्ठा। तो आग की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? लकड़ी से अर्थ क्या निकल गया? फिर दिशा के लिए आ गया काष्ठा। और काष्ठ लिख दिया, अगर काष्ठा को काष्ठा लिख दिया तो क्या हो गया? लकड़ी। इसी तरह से कुलाल की जगह अगर हमने कलाल लिख दिया तो क्या बन गया? शराब विक्रेता। और अगर कलाल को कुलाल लिख दिया तो अर्थ परिवर्तन, अर्थ क्या हो गया? कुम्हार। तो पूरा वाक्य बदल जाता है। कटिबद्ध और कटिबंध। कटिबद्ध, बीच में क्या आ गया? द और ले लिया हमने, आधा द बीच में आ गया तो कटिबद्ध बन गया। और कटिबंध, हमने अगर कटिबद्ध को कटिबंध हमने लिख दिया तो कटिबंध तो किसको कहा जाता है? कमर का एक आभूषण है जिसको बोला जाता है कटिबंध, कमर का आभूषण। एक आभूषण है जिसका नाम, जिसको बोला जाता है कटिबंध, क्योंकि कटी का मतलब क्या होता है? कमर, कमर का एक आभूषण। इसी तरह से कटिबद्ध अगर हमने लिख दिया तो तैयार। कटिबद्ध का मतलब क्या होता है? तैयार। कंज और कुंज। कंज, कुंज को हमने कंज लिख दिया या कंज को कुंज लिख दिया, तो कंज लिखते ही तो क्या अर्थ हो गया? कमल। कंज किसको बोलेंगे? कमल को। और कुंज लिखते ही कुंज लिख दिया तो पेड़ों का समूह है। पेड़ों का जो समूह होता है, पेड़ों का समूह, उसको बोला जाता है कुंज। तो कंज, अगर कुंज लिखना था और हमने कंज लिख दिया तो अर्थ क्या निकल गया? कंज, कमल। अगर कुंज को कंज लिख दिया और कंज को कुंज लिख दिया तो बिल्कुल अर्थ परिवर्तित हो गया। निर्माण और निर्वाण। निर्माण यानी कि बनाना। निर्माण किसको बोलते हैं? बनाना, नव निर्माण करना, उसके लिए आता है निर्माण। अगर निर्माण को हमने लिख दिया निर्वाण, निर्वाण का मतलब है कि मोक्ष। निर्वाण का मतलब क्या हो गया? मोक्ष। अर्थ में परिवर्तन, निर्माण बनाना, निर्वाण मोक्ष। इसी तरह से निगम। निगम किसको? आगम निगम किसके लिए बोला जाता है? निगम वेद। निगम का मतलब होता है वेद, वेद पुराण होता है उसके लिए आता है निगम। लेकिन निगम को हमने लिख दिया निर्गम। निर्गम लिख दिया तो निर्गम का अर्थ परिवर्तित होकर क्या हो गया? निर्गम, ऐसी जगह जहां पर जाना संभव नहीं हो, तो वो होता है निर्गम। मतलब कि निगम का मतलब तो वेद, और निर्गम यानी कि दूर रहने के लिए जो बोला जाता है उसको बोला जाता है निर्गम। न रहने योग्य, न रहने योग्य जो होती है उसके लिए बोला जाता है निर्गम।
परिवर्तन और प्रवर्तन। परिवर्तन किसको बोला जाता है? परिवर्तन यानी कि बदलाव। बदलाव जो होता है उसके लिए आता है प्रवर्तन। परिवर्तन, प्रवर्तन आगे लाना, आगे लाना। इसी तरह से पिक और पीक, प्रवर्तन आगे बढ़ाना, आगे लाना, उसके लिए हम बोलते हैं प्रवर्तन। परिवर्तन बदलाव। पिक का मतलब क्या होता है? कोयल। पिक किसके लिए आता है? कोयल के लिए। और पीक थूक किसके लिए आता है? पीक। तो यहां भी किसका यह है? सिर्फ मात्रा का परिवर्तन है। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा अगर हमने लगा दी तो अर्थ क्या बन गया? पीक से, कोयल से क्या बन गया? थूक बन गया। इसी तरह से परिवर्तन बदलाव और प्रवर्तन आगे लाना, बढ़ाना, इसके लिए क्या बोला जाता है? प्रवर्तन। डलाई और डीलाई। डलाई किसको बोलते हैं? डलाई डालने की जो क्रिया होती है, यानी कि जो अलग अलग इसमें सांचे में इनमें डाला जाता है उसको बोला जाता है डलाई, यानी कि ढालने की क्रिया। डालने की क्रिया। वो होता है डलाई। ढीलाई, ढीलाई शिथिलता। शिथिलता जो होती है उसके लिए बोला जाता है ढीलाई या कमजोरी बोल सकते हैं। कमजोरी। शिथिलता। इसी तरह से कीट, यहां पर कीट है, कीट और कटी। कीट, कीड़ों को बोला जाता है यानी कि कीड़ा। कीट का मतलब क्या होता है? कीड़ा। और कीट की जगह टैके नहीं लगा के टैके मात्रा लगा दी तो कटी का मतलब होता है कमर। क्या होता है? कमर। इसी तरह के शब्द है, देखिए, खांसी और खांसी। खांसी यानी कि अच्छी। खांसी किसको बोलते हैं? अच्छी। अच्छी खांसी बोला जाता है ना, अच्छी खांसी, बहुत अच्छी मतलब जो होती है उसके लिए बोलते हैं खांसी। लेकिन खांसी एक रोग है, रोग विशेष। रोग विशेष। उसके लिए आता है खांसी। खांसी चंद्र बिंदु और लगता है। खाद और खाद्य। खाने योग्य वस्तु को तो क्या बोला जाता है? खाद्य। खाने योग्य, खाने योग्य जो होता है उसके लिए तो आता है खाद्य। खाने योग्य। खाद किसको बोला जाता है? उर्वरक जो खेतों में इनमें डालते हैं, उर्वरक, उसके लिए आता है खाद। तो खाद और खाद्य में क्या अंतर है? खाद लिखा हमने तो उर्वरक अर्थ निकल गया, और खाद्य लिखा तो खाने योग्य। खांसी और खांसी अगर हम चंद्र बिंदु लगाना भूल गए तो खांसी, खांसी से क्या हो गया? अच्छी हो गया। जबकि यहां पर किसके लिए लिखा जा रहा था? रोग विशेष के लिए। तो अर्थ में किसके? चंद्र बिंदु की वजह से अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से हिंदी में अगर हम थोड़ी भी अशुद्धियां कर देते हैं तो अशुद्धियों की वजह से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। धन्यवाद।